हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जैव विकास अथवा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव विकास क्या है अथवा जैव विकास की परिभाषा समझ लेते हैं। तो जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ। इसी परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। आदिकाल में पाए जाने वाले सरल संरचना वाले जीवधारियों में क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप, यानी जो आदिकाल में जो सबसे पहले जीव पाए जाते थे उन जीवधारियों में क्रमिक परिवर्तन हुए, धीरे धीरे करके परिवर्तन होते रहे, और परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे जटिल संरचना वाले जीवधारियों का विकास हुआ या निर्माण हुआ। आजकल के जीवधारी करोड़ों वर्षों के विकास के ही परिणाम हैं। जो आजकल के जीवधारी आप देख रहे हैं ये करोड़ों वर्षों के विकास के ही परिणाम हैं। जीवधारियों में आदिकाल से परिवर्तन होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। अतः जैव विकास अनवरत होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कहा जाए कि जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, जिसके फलस्वरूप आदिकाल अथवा पूर्व काल से सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीवधारियों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल और उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ या उद्विकास हुआ, और इस पूरी प्रक्रिया को जैव विकास कहा जाता है। चलिए अब जैव विकास के सिद्धांत अथवा जैव विकास के वाद अर्थात थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझ लेते हैं। जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, जिससे संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। तो चलिए इन सबको एक एक करके डिटेल से समझा देते हैं। तो पहला है लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क नामक फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सन 1809 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिसे लैमार्कवाद कहा जाता है या लैमार्कवाद कहते हैं। अर्थात वैज्ञानिक लैमार्क ने जैव विकास संबंधी प्रथम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे लैमार्कवाद कहा जाता है। इन्होंने जैव विकास संबंधी प्रथम सिद्धांत अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी में प्रकाशित किया। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लैमार्क ने अपने सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित किए अथवा फिलॉसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर बता दिया। लैमार्क के अनुसार जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव और विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चलिए लैमार्कवाद की विशेषताएं जान लेते हैं। अर्थात लैमार्कवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित है ये समझ लेते हैं, जिसमें से पहला है वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना और स्वभाव को बदल देता है। अर्थात जीवधारियों कहें तो जंतु और पौधों के स्वभाव, संरचना, जीवन रीतियों और जैविक क्रियाओं पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चाहे कोई जंतु हो या पौधा हो, उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे वे रचना में, स्वभाव में या अन्य जैविक क्रियाओं में बदल जाते हैं। चलिए लैमार्कवाद की दूसरी विशेषता समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अनुकूलन की प्रवृत्ति अथवा एडॉप्टेबिलिटी। तो सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जीवधारी अपने को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं, या कहा जाए तो सभी जीवधारी जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। चलिए आते हैं अगली विशेषता पर। अगली विशेषता है अंगों का उपयोग और अनुपयोग अथवा यूजेस एंड डिसयूजेज ऑफ ऑर्गन्स। तो वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। अंगों का कम उपयोग या उपयोग न होने के कारण
हाश होने लगता है या ह्रास होने लगता है, अवशेषी अंगों की उपस्थिति इसे ही प्रमाणित करती है। इस विशेषता का अर्थ हुआ कि किसी वातावरण में जो विशेष अंग अपेक्षाकृत अधिक उपयोग में आता है वो अधिक विकसित हो जाता है। मतलब लैमार्क ने बताया कि जिस अंग का अधिक उपयोग होता है वो अधिक विकसित हो जाता है, और इसके विपरीत जो अंग उपयोग में नहीं आता है वह धीरे धीरे आकार में घटता जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। यानी जिस अंग का अधिक प्रयोग नहीं होता है वे धीरे धीरे घटते जाते हैं और छोटे होते जाते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे अंग अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं या देखे जा सकते हैं। फिर आते हैं अगली विशेषता पर। अगली विशेषता है या अगला तथ्य है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इसके अंतर्गत लैमार्क ने बताया कि वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, अर्थात उत्पन्न विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। मतलब लैमार्क ने बताया कि अधिक उपयोग से जो अंग बढ़े या जिन अंगों का अधिक विकास हुआ वे परिवर्तन उनकी संतानों में भी जाते हैं, और जो अंग घटे या लुप्त हुए वे भी उनकी संतानों में जाते हैं। यानी ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में जाते रहते हैं, और ऐसे ही संतति में भी उपयोग या निरुपयोग से ये परिवर्तन अधिक प्रभावशाली होते हैं। अंत में कुछ निम्न प्रकार के जीव बन जाते हैं जो प्रारंभिक पैतृक जीवों से भिन्न होते हैं। यानी ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होने से कुछ पीढ़ियों बाद नए प्रकार के या अलग प्रकार के जीव बन जाते हैं, और नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। तो लैमार्कवाद की ये 4 विशेषताएं थी। लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए जिराफ, सर्प, जलीय पक्षी के उदाहरण दिए। चलिए इन उदाहरणों को समझ लेते हैं कि लैमार्कवाद ने क्या बताया है। तो पहला इन्होंने दिया जिराफ का उदाहरण, यानी कि अपने वाद की व्याख्या करने के लिए लैमार्क ने अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे, जिनमें से मुख्य उदाहरण जिराफ का था। आजकल जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाता है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाता है। ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उसकी गर्दन और अगली टांगें पिछली टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी होती हैं। यानी अगली टांगें लंबी होती जाती हैं, पिछली टांगें छोटी होती हैं, क्योंकि वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाते हैं, ये बताया लैमार्क ने। और ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उनकी गर्दन भी लंबी होती जाती है और अगली टांगें पिछली टांगों की अपेक्षा भी लंबी होती हैं। लैमार्क के मतानुसार जिराफ का विकास छोटी गर्दन वाले तथा छोटे कद वाले पूर्वजों से हुआ है, जो अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे और जमीन में उगी घास फूस खाया करते थे। जलवायु के शुष्क होने पर मैदान में घास फूस सूखने लगी। इन्होंने बताया क्या हुआ कि जलवायु शुष्क हो गई। शुष्क होने पर क्या हुआ कि मैदान में घास फूस जो थी वो सूखने लगी। अब उन्हें पेट भरने के लिए पौधों की पत्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी क्या हुआ कि जब उनको नीचे से घास फूस नहीं मिली तो वे पेड़ की पत्तियों को खाते थे, उसी पर निर्भर रहते थे। और पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी टांगों को ऊपर उचका कर पत्तियों तक पहुंचाने का यत्न करना पड़ता था। यानी टांगों को उचका करके पत्तियों तक पहुंचते थे और पत्तियों को लपक कर खाते थे। अतः गर्दन व अगली टांगों के अधिकाधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। यानी इन्होंने बताया कि इस तरह से ये पत्तियों को खाते थे, उनका उपयोग अधिक करते थे, यानी अगली टांगों का उपयोग करते थे, गर्दन का उपयोग अधिक करते थे। तो जिन अंगों का उपयोग अधिक किया वे अंग आगे की ओर बढ़ते गए, यानी उनकी लंबाई बढ़ती गई। आजकल अफ्रीका के मरुस्थल में लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला जिराफ इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। तो ये हुआ जिराफ का उदाहरण। यानी कुल मिलाकर के जिराफ के उदाहरण में इन्होंने बताया कि जिराफ पहले घास फूस खाते थे, फिर घास फूस क्या हुआ कि ख़त्म हो गया, जलवायु में कुछ ऐसे शुष्क परिवर्तन आए कि घास फूस ख़त्म हो गई, तो पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अगली टांगों का उपयोग करते थे और अपनी गर्दन को बढ़ाते थे, उचक कर खाते थे, जिसकी वजह से इनकी अगली टांगों का उपयोग अधिक हुआ, गर्दन का उपयोग अधिक हुआ। तो जिन अंगों का उपयोग अधिक हुआ वे अंग बढ़ते गए और पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी गर्दन और अगली टांगें बढ़ते बढ़ते इन्होंने बताया कि लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले जिराफ
पैदा हो गए। फिर सर्प का उदाहरण इन्होंने बताया। तो इसी प्रकार लैमार्क ने अंगों के निरुपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए। उसके अनुसार सांप में टांगों का विलोप वातावरण के प्रभाव के कारण हुआ। सांप के लंबे शरीर को झाड़ियों में रेंग कर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में बाधा उत्पन्न करती थी इनकी टांगें, अतः धीरे धीरे छोटी होती गईं और अंत में हजारों पीढ़ियों के बाद पूर्णतः लुप्त हो गईं। यानी सांप में टांगें नहीं होती हैं। तो इन्होंने ये बताया कि सांप पेड़ों पर चढ़ते थे, झाड़ियों पर चढ़ते थे, इधर उधर बिलों में घुसने में उनको होता क्या था कि टांगें बाधा उत्पन्न करती थी, इसलिए धीरे धीरे करके विलुप्त होती गईं और आज हजारों पीढ़ियों के बाद सांपों में टांगें नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से लैमार्क ने उदाहरण प्रस्तुत किए। चलिए अब लैमार्कवाद की आलोचना को समझ लेते हैं। तो लैमार्कवाद की आलोचना के अंतर्गत सन 1809 में लैमार्कवाद के प्रकाश में आने के बाद वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे लैमार्कवाद को काफ़ी आघात पहुंचा। जैसे कौन कौन से थे? पहला पॉइंट, निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं, परंतु पहलवान के पुत्र में पिता के समान बलिष्ठ पेशियों का अभाव होता है। यानी लोगों ने बताया पहलवानों की जो पेशियां होती हैं वो सुविकसित हो जाती हैं, सुदृढ़ हो जाती हैं, लेकिन जो उनके पुत्र होते हैं वो पहलवान नहीं होते हैं या उनकी पेशियां उस तरह से बलिष्ठ नहीं होती हैं। इस तरह से इन्होंने बताया कि इनका नियम गलत है। फिर दूसरा बताया कि इसी प्रकार अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है। और फिर अगला बताया यदि युद्ध में किसी सैनिक का कोई अंग नष्ट हो जाए तो वह संतान में अपने पूर्ण रूप से क्यों बन जाती है। यानी कि वो युद्ध में कोई भी अंग अगर नष्ट हो गया है तो फिर उसकी संतानों में पूर्ण रूप से क्यों बन जाता है, कटा हुआ क्यों नहीं पैदा होता है। अगला है चीन में बालिकाओं को बचपन से ही लोहे के जूते पहनाकर पैर छोटे रखे जाते हैं, किंतु सदियों बाद भी चीनी बालिकाओं के पैर जन्म के समय सामान्य बच्चों के पैरों के जैसे ही होते हैं। फिर अगला बताया भारत में बालिकाओं के कान व नाक छेदने की प्रथा बहुत पुरानी है, फिर भी जन्म के समय नाक व कान छिद्र नहीं होते हैं, यानी बाद में ही छेदाना पड़ता है। तो इस प्रकार से लैमार्कवाद की आलोचना हुई। आशा है आप लोगों को लैमार्कवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों को डार्विनवाद समझाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।